शिल्पा के साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। जब भी वो कॉल बेल की आवाज सुनती तो बुरी तरह चौंक जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि घंटी किचन में सिंक के पास लगाई गई थी। इसलिए जब भी वह सिंक के पास होती और कोई घंटी के बटन पर उंगली दबाता तो तेज आवाज से शिल्पा बुरी तरह चौंक जाती। और इसीलिए न तो उसके पति और न ही उसके परिवार वाले इस घंटी का इस्तेमाल करते थे। वे जानते थे कि इस घंटी की आवाज सुनकर शिल्पा की क्या हालत होती है। वह परिवार के लिए खाना बनाने में व्यस्त थी, तभी घंटी की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी, इसलिए शिल्पा कुछ ज्यादा ही चौंक गई। उसने छुरी एक तरफ रख दी और तेजी से दरवाजे की ओर चली। दरवाजे के बाहर दो पुलिसकर्मी खड़े थे। उसने हैरत से उन दोनों को देखा, जबकि वे दोनों झिझक से उसकी ओर देख रहे थे। और शिल्पा उनके कुछ कहने का इंतजार करती रही, लेकिन वे दोनों ऐसे चुपचाप खड़े रहे मानो किसी ने मजाक में उसके दरवाजे पर मोम की मूर्ति रख दी हो। दोनों ने अपने हेलमेट हाथ में रखे और सिर थोड़ा झुका लिया। आखिरकार जब शिल्पा को उनकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने पूछा, क्या बात है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तभी दो पुलिसकर्मियों में से एक, जो लंबा था, उसने शिल्पा से कहा, क्या आप मिसेस सुनील है? हाँ, मैं मिसेस सुनील हूँ, शिल्पा ने कहा। क्यों, क्या बात है? हम आपको ये बताने आए हैं, मिसेस सुनील। पुलिस वाले ने बोलना चाहा और फिर चुप हो गया। शिल्पा ने उसे ध्यान से देखा। पुलिस वाले ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके अंदर तो जैसे भूचाल आ गया था। इस भूचाल ने उसके पूरे अस्तित्व को अपने आगोश में ले लिया। ऐसी स्थिति उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, बताओ क्या बात है? उसने दीवार के सहारे झुकते हुए फिर पूछा। बात यह है कि आपके पति का आज सुबह सिटी पार्क के पास एक्सीडेंट हो गया है और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एम्बुलेंस में ही उनकी मृत्यु हो गई है। जिस पुलिस वाले ने ये खबर सुनाई थी उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और शिल्पा को दे दिया। वो उस पर्स को पहचान गई। ये पर्स उसने 2 साल पहले अपनी 20वीं शादी की सालगिरह के मौके पर सुनील को तोहफे में दिया था। पुलिस वाले से बटुआ लेते हुए उसे लगा जैसे उसमें अभी भी उसके पति के शरीर की गर्मी है। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? उसी पुलिसकर्मी ने बड़े ही सौम्य स्वर में पूछा। शिल्पा को ऐसा लगा मानो पुलिस वाले की आवाज बहुत दूर से आ रही हो। उसके मन में एक खालीपन था। अचानक मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर उसी समय वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो अब तक सहती आई थी, लेकिन अब सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बदहवास होकर अपना सर दरवाजे पर पटकने लगी। बड़ी मुश्किल से वो दोनों पुलिस वाले उसे अंदर ले गए। उनमें से एक ने उसी वक्त डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को आने में देर नहीं लगी। उसने आते ही शिल्पा को जबरन एक इंजेक्शन दिया और वह बेहोश हो गई। वो कई दिनों तक ठीक नहीं हो सकी थी। जब भी उसे होश आता तो वो रोने लगती। वो जोर जोर से सुनील को पुकारने लगती। उसके लिए सुनील के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव था। वो पागलों की तरह अपना सर दीवारों पर पटकने लगती। जोर जोर से आवाज देकर कहती, सुनील मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसके कमरे से वह सब कुछ हटा दिया गया जिसकी मदद से वह आत्महत्या की कोशिश कर सकती थी। उसकी ये दीवानगी देखने वालों को हैरान कर रही थी, लेकिन केवल शिल्पा का दिल ही जानता था कि कैसे बुरे भाग्य ने उसे इतने अच्छे साथी से वंचित कर दिया था। सुनील उसके लिए कोई साधारण आदमी नहीं था। शादी के वक्त दोनों की उम्र 18 साल थी और अब उनकी शादी को 20 साल बीत चुके थे और उनका प्यार हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। इस बात पर वो दोनों खुद भी हैरान थे। शादी के इतने साल बाद पति पत्नी के बीच इतना प्यार बहुत ही कम देखने को मिलता है। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। सुनील का भी यही हाल था। उसे नहीं पता था कि वह ऑफिस में अपना समय कैसे बिताता है और शाम को जब वह घर लौटता तो उसकी बेचैनी देखने लायक होती। वह चाहता था कि जब वह ऑफिस से लौटे तो सबसे पहले उसकी नजर शिल्पा पर पड़े।
शिल्पा जब भी उसकी कार की आवाज सुनती दौड़ती हुई चली आती, चाहे वह कहीं भी हो और कुछ भी कर रही हो। दोनों की मुलाकात ऐसी होती थी मानो पहली बार मिल रहे हों। एक दूसरे को देखकर उनकी आंखों से खुशी के रंग फूटने लगते थे। और जब इतना प्यार करने वाला पति अचानक अलग हो जाए तो क्या होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सुनील के बिना जिंदा रह सकेगी। वो उस दुनिया में कैसे रह सकती थी जहां उसका पति मौजूद नहीं था। इस दौरान उसके तीनों बच्चों ने उसका बहुत ख्याल रखा। अंजलि सबसे बड़ी थी जो 20 साल की थी। पूजा और राहुल छोटे थे। ये बच्चे जानते थे कि उनके माता पिता के बीच कितना प्यार है। वे जानते थे कि पिता की मौत के बाद मां की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। इसलिए वो शिल्पा का बहुत ख्याल रखा करते थे। उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि अगर मौका मिला तो शिल्पा शायद आत्महत्या कर लेगी। उन्होंने शिल्पा को बहुत समझाया। उसे एहसास कराया कि जिंदगी ऐसी कड़वी हकीकतों के बीच जीने का नाम है। जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहता है। लोग बिछड़ने के लिए मिलते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो जिंदगी की कड़वी और मीठी हकीकतों को कैसे समझा जा सकता है। ये सब शिल्पा को भी पता था। वो जानती थी कि जिंदगी ऐसे ही चलती है, लेकिन वो अपने दिल को कैसे समझाती। दूसरी ओर वो ये भी जानती थी कि अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो उसके बच्चों का क्या होगा। सुनील से पहले भी लाखों अरबों लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि जो लोग उनके बिना बचे हैं, उन्होंने भी किसी तरह स्थिति से समझौता कर लिया है। तो क्या वो अपने बच्चों के लिए अपने हालात से समझौता नहीं कर सकती। यही सब सोचते सोचते उसने किसी तरह खुद को संभाला और बेबसी के साथ ही सही जिंदगी के उतार चढ़ाव में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वक्त ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन शिल्पा के लिए वक्त के तरकश में अभी भी कई तीर बाकी थे और ऐसा होता भी है। अभी कुछ ही महीने बीते थे कि अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली और दूसरे शहर रहने चली गई। शिल्पा को सदमा लगा मगर उसने इस बार भी समझौता कर लिया। उसके बाद पूजा की बारी थी। उसने भी एक युवक से शादी कर ली और शिल्पा की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। अब इतने बड़े घर में वो अकेली उसके बेटे राहुल के साथ रह गई थी। राहुल जिस पर वह इतना भरोसा करती थी, वह भी ज्यादा दिन तक उसका साथ नहीं दे सका और पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया। शिल्पा को लगा कि जब तक सुनील जिंदा था, घर एक हरे भरे पेड़ की तरह था जिसकी शाखों पर पक्षी घोंसला बनाते थे। लेकिन सुनील की मौत ने इस घर को सूखे हुए पेड़ में बदल दिया है और उस पर बसे पक्षी एक करके उड़ रहे थे। सुनील के चले जाने के बाद शिल्पा बिल्कुल अकेली हो गई। इतने बड़े घर में उसका कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगी। सुबह अकेले उठना, टेबल पर नाश्ता करना, फिर बाकी दिन कैसे बिताना है इसके बारे में सोचना। उसका कोई नहीं था। क्या जिंदगी इतनी कड़वी है। जिस कमरे से हंसी की आवाज आती थी, जहां बच्चों की और शादी की सालगिरह मनाई जाती थी, तोहफे दिए जाते थे और संगीत बजाया जाता था, अब वो पूरी तरह से शांत था। मौसम भी कुछ ऐसा ही था। रात और दिन इसी प्रकार बदल रहे थे। बहार वैसे ही आती और जाती थी, लेकिन शिल्पा के लिए सब कुछ बदल गया था। पिछले कुछ समय से दीवार पर लगी घड़ी बंद थी और उसकी चाबी लगाने वाला भी कोई नहीं था। अब छोटी छोटी बातें ध्यान खींचने लगी थी, जिन पर जिंदगी की भागदौड़ में कभी ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था। इस घर की दीवारें भी उसे अनजान लगने लगी थी। पहले वह इन दीवारों के बीच सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन अब ये दीवारें काटने को दौड़ती थी। उसने जान लिया था कि सभी बदलाव इंसान के भीतर होते हैं, वे बाहर मौजूद नहीं होते। अगर इंसान अंदर से खुश है और उसका दिल शांत है तो कड़ी धूप भी अच्छी लगती है, वरना सुहाना मौसम भी सजा सा लगने लगता है। सुनील के जीवन में ये उसका रूटीन था कि सुनील के ऑफिस जाने के बाद वो कॉफी का कप लेकर फोन के पास बैठ जाती थी और अपने जानने वालों और दोस्तों से घंटों बातें करती थी। वे भी उसके फोन का इंतजार करे रहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के पास समय नहीं है। सब लोग इतने व्यस्त हो गए थे कि शिल्पा से बात ही नहीं करते थे, और वैसे भी इतनी फुर्सत किसे थी एक अकेली औरत को बहलाने की। एक आदमी के पास करने के लिए सैकड़ों काम होते हैं।
उनके लिए शिल्पा इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। दोस्तों से निराश होकर वो अपनी दोनों बेटियों को बारी बारी से फोन करने लगी। वे भी उससे बात करके बहुत खुश हुए। दोनों बेटी उसका हालचाल पूछते, अपने बारे में बताते, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मसरूफियत भी बढ़ गई। हालांकि दोनों में से किसी ने भी शिल्पा को कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि दोस्तों की तरह उसकी बेटियों के पास भी समय नहीं है। अब वे अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने घरों में थी। उन्हें अपनी अकेली माँ से बात करने की फुर्सत कहाँ थी। उन्हें दिन भर में दूसरे काम भी करने पड़ते थे, और ऐसे में वे कब तक अपनी माँ से बात कर पाते, उसका ख्याल रख पाए। शिल्पा को बहुत सदमा लगा, लेकिन उसने इसे भी सहन कर लिया। उसने सोचा अंजलि और पूजा सही है, आखिरकार उनकी अपनी जिंदगी है, और शिल्पा को उनके खुशियों भरे जीवन में अपनी बुरी किस्मत का जहर घोलने का क्या अधिकार है। शिल्पा के हमदर्दों में केवल डॉक्टर गुप्ता ही बचे थे, जिससे वो दिल की बात कर सके। उन्होंने उसकी बात भी बहुत ध्यान से सुनी और उसे अच्छी सलाह दी। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि डॉक्टर गुप्ता की बातचीत का विषय कुछ अलग हो गया है। वह अब शिल्पा को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते थे कि एक औरत के लिए अकेले रहना कितना मुश्किल है। इंसानी स्वभाव की भी कुछ जरूरतें होती है, और जब दुर्भाग्य किसी को अकेला छोड़ दे तो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इस दुनिया से संपर्क बनाए रखना चाहिए। शिल्पा मूर्ख नहीं थी, वह डॉक्टर की बात का इशारा समझ गई। वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर ने दबे शब्दों और इशारों में उसे दूसरी शादी की सलाह दी, और वो खुद जानती थी कि ये काम उसके लिए कितना असंभव था। वह सुनील के अलावा किसी और की कल्पना नहीं कर सकती थी। वह अभी भी उसके लिए जिंदा था। वो अभी भी सुनील के सामान का ख्याल रखती थी। वो अपने हाथों में उसके जूतों को लेकर ध्यान से देखती रहती थी। एक बार उसे सुनील के फटे हुए मोजे मिले। इन मोजों को सिलते समय वो ये भी भूल गई थी कि सुनील अब इस दुनिया में नहीं है। इस काम में उसे इतना आनंद आ रहा था जैसे कई दिनों के बाद उसे ऐसी खुशी मिली हो। अक्सर वो सुबह उठकर सुनील का सूट और टाई निकालकर बिस्तर पर रख देती थी जैसे सुनील बाथरूम में हो। तभी जब उसे याद आता कि इस ड्रेस को पहनने वाला शख्स अब नहीं रहा तो उसकी आंखें भर आती थी। उस वक्त उसे सुनील से किया अपना वादा याद आया। उसने कहा था कि वो उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगी, और अब जिंदगी उसके बिना ही कट रही थी। सुनील से मिलने का एकमात्र तरीका आत्महत्या करना था। उसके पास नींद की गोलियां भी थी। वो कई बार गोलियां गिन चुकी थी, लेकिन उसे सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं उसकी कोशिश नाकाम ना हो जाए। नींद की गोलियों के बाद दूसरा तरीका ब्लेड का इस्तेमाल करना था, लेकिन यह तरीका दर्दनाक था और उसका नाकाम होने का चांस भी ज्यादा था। शर्त यह थी कि ब्लेड का इस्तेमाल बिल्कुल सही होना चाहिए। ब्लेड आत्महत्या आमतौर पर अप्रभावी थी। घायलों को अस्पताल लाकर मरहम पट्टी कर दी जाती क्योंकि ब्लेड का घाव गहरा नहीं होता था। इसके अलावा इस प्रक्रिया में काफी दर्द भी होता था, लेकिन शिल्पा को दर्द की परवाह नहीं थी। सुनील के बाद दुख और खुशी का एहसास खत्म हो गया था। उसे बस सुनील के पास जाना था। वह जानती थी कि वह उसके बिना उदास होगा। यदि ईश्वर ने उसे सुनील के साथ नहीं मारा था तो उसे अपनी मौत का इंतजाम खुद ही करना होगा। फितरी मौत के इंतजार में एक लंबी जिंदगी सुनील के बिना कैसे बिताई जाए। वह ब्लेड ढूंढने बाथरूम में चली गई। यहाँ सुनील के शेविंग का सामान रखा हुआ था, लेकिन ढूंढने के बावजूद भी उसे कोई ब्लेड नहीं मिला। उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसके मन में ख्याल आया कि उसके पागलपन के दिनों में ऐसी चीजें घर से हटा दी गई होंगी। इन लोगों ने अपने तौर से उसकी आत्महत्या की संभावनाओं को खत्म कर दिया था, लेकिन शिल्पा के पास अभी भी कई और ऑप्शन थे। उसके हाथ पैर अभी खराब नहीं हुए थे। वो ब्लेड का एक पैकेट लेने के लिए खुद बाजार जा सकती थी, और अब उस घर में उसके अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसे आत्महत्या करने से कोई नहीं रोक सकता था। वो बाथरूम से निकलकर कमरे में आ गई। दीवार पर एक कैलेंडर लगा था। उसने अपनी नजर कैलेंडर पर टिका दी। यह उसके लिए एक अजीब अनुभव था कि मौत का दिन उसके बस में था। जिस तारीख को वह मरना चाहती थी, उस दिन वह मुस्कुरा सकती थी। फिर उसने 23 दिसंबर को अपनी मौत की तारीख के रूप में चुना, क्योंकि यह सुनील का जन्मदिन था और वो ठीक उसके जन्मदिन पर उसके पास पहुंचना चाहती थी। उसने किसी वजह से 2 हफ्ते बाद की तारीख चुनी। उसे अभी भी बहुत काम करना था और उसे उम्मीद थी कि वो इन 2 हफ्तों में अपना सारा काम पूरा कर लेगी। वो कोई भी काम अधूरा छोड़कर मरना नहीं चाहती थी। बहुत सारे बिल भरना थे, घर में बिखरे हुए सामान को सही से रखना था,
एक नई वसीयत तैयार की जानी थी और अंजलि, पूजा और राहुल को पत्र लिखे जाने थे। अगले 4 सालों के लिए राहुल की शिक्षा के खर्च की व्यवस्था करना था और सुनील की मां को पत्र लिखना था। उसके बाद वो मर जाएगी बिना किसी को बताए बड़ी खामोशी से। यह उसका और सुनील का मामला था। वे दोनों जल्द ही मिलने वाले थे और वो नहीं चाहती थी कि इस मुलाकात का राज किसी को पता चले। अब दिन गिनने का इंतजार शुरू हो गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बच्चे को किसी खास मौके पर चॉकलेट और खिलौने देने का वादा किया गया हो और वो बच्चा बड़ी उत्सुकता के साथ दिन बीतने का इंतजार कर रहा है। सुनील की जिंदगी में उन्हें हमेशा यह शिकायत रहती थी कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है, लेकिन अब वक्त ने अपनी रफ्तार बहुत कम कर दी थी। वक्त बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। वो रोज सुबह उठकर कैलेंडर के सामने खड़ी हो जाती थी और जब उसे एहसास होता कि 23 तारीख में अभी कुछ दिन बाकी है, तो उसकी आंखें सूनी हो जाती। फिर एक सुबह उसकी दोस्त सीमा उसके पास आई। 23 तारीख को सिर्फ 6 दिन बचे थे। शिल्पा उस वक्त किचन में कॉफी बना रही थी। तभी कॉलबेल जोर से बजी और आवाज सुनकर वह चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसी घंटी पहले भी एक बार बजी थी और उसके सुकून से भरे जीवन में भूचाल आ गया था, और आज भी वो घंटी वैसे ही बज रही थी। शिल्पा दौड़ते हुए किचन से दरवाजे तक गई। दरवाजा खोलते ही सीमा अंदर आ गई। वो बिना रुके बातें करने की आदी थी और उस सुबह भी उसने शिल्पा को देखते ही बात करना शुरू कर दिया। मेरी प्यारी शिल्पा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत में हूँ। इन दिनों पूरे ऑफिस को फ्लू हो गया है। हर कोई बीमार है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुमको मेरे साथ आना होगा और मैं कोई भी बहाना सुनने को तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा टाइप करती हो और मैं ये भी जानती हूँ कि इन दिनों तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पूरे दिन घर पर उदास बैठे रहने के। अब जल्दी से अपना पर्स उठाओ और मेरे साथ आओ, मुझे वैसे भी देर हो गई है। नहीं सीमा, ये बहुत कठिन है, शिल्पा ने कहा। तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ किसी और को ढूंढो। पागलपन की बात मत करो, सीमा ने कहा। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे वापस लाने की कोशिश मत करो, शिल्पा ने कहा। मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ आना होगा, और दुखी होने की भी एक सीमा होती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसे जीवन की मांगें पूरी करनी होती है। इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम्हारे दुख अकेलेपन के दिन बीत गए, अब मैं तुम्हें जीवन में दोबारा खींच लाऊंगी। शिल्पा ने बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी। अंत में शिल्पा उसके साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह कुछ घंटों के बाद वापस आ जाएगी। सीमा एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रिटेंडेंट थी। यह संस्था यहाँ बेघर और यतीम बच्चों को पालती थी और बे औलाद जोड़ों को बच्चे फराहम करती थी। सीमा ने रास्ते में कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नहीं तो मुझे पता है कि ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है और तुम्हें थोड़ी परेशानी भी होगी। उसके ऑफिस में आने के बाद शिल्पा को एहसास हुआ कि ये कितना व्यस्त है। लोगों का आना जाना लगा था। लगातार बजती टेलीफोन की घंटी, वेटिंग रूम लड़कियां। सीमा ने उससे इन लड़कियों का डेटा टाइप करने के लिए कहा। वास्तव में उस दिन उस ऑफिस में कोई नहीं आया था। सभी लोग एक साथ छुट्टियों पर गए थे और सीमा इसी वजह से शिल्पा को अपने साथ ले आई थी। इन लड़कियों से बात करने का अनुभव भी शिल्पा के लिए नया और अजीब था। उसके बाद तो ये रोज का रूटीन बन गया। सीमा रोज सुबह उसे लेने आती थी और ऑफिस जाते ही शिल्प मसरूफ हो जाती थी। उसके पास समस्याओं का अंबार लगा रहता था जिसे वह सुलझाती रहती थी। ये समस्याएं उसकी नहीं बल्कि दूसरों की थी, और इन मसरूफियत के दौरान उसे एहसास हुआ कि वक्त बहुत तेजी से बीत गया और 23 दिसंबर भी बीत गया और वह अभी भी जिंदा थी। इस एहसास से उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। जिंदगी वाकई बहुत अच्छी चीज थी, बस शर्त यह है कि इसे सही से जीना चाहिए। खुद की जिंदगी खत्म करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं था, और ऑफिस की इन कामों ने उसे इस मूर्खता से बचा लिया था। जिंदगी पहले की तरह आकर्षक लगने लगी थी। अब की याद भी धुंध में देखने जैसी हो गई थी। उसकी यादें धुंधली होने लगी थी। अब जब वो उसकी तस्वीर देखती तो उसकी आंखों में आंसू तो नहीं आते, लेकिन हल्का सा दर्द का एहसास होता, वह भी कुछ देर के लिए। फिर यह एहसास भी गायब हो जाता और वो घर के कामों में व्यस्त हो जाती। वह नए कपड़े भी सिलती थी
और अब वह लिपस्टिक का भी इस्तेमाल करने लगी थी। वह अपने बालों को भी सजाती थी। जिंदगी ने उसे बड़ी ताकत से खींचा था और अब वो वापस जिंदगी की राह पर लौट आई थी। कुछ दिनों बाद संस्था के काम से शिल्पा को दूसरे शहर जाना पड़ा। सीमा को कुछ दूसरा काम था, इसलिए उसने शिल्पा को इस काम के लिए भेजने का फैसला किया। शिल्पा को वहां एक जोड़े से मिलना था जिन्होंने उसकी संस्था से एक बच्चे को गोद लिया था और कुछ मामला तय करने थे। शिल्पा की फ्लाइट सुबह सुबह बेंगलोर पहुंची। अपने होटल में आने के बाद उसने नहाया, नाश्ता किया और संबंधित लोगों से मिलने के लिए निकल गई। इस काम में 8 घंटे खर्च हो गए। उन 8 घंटों में उसने जितना हो सका उतना काम किया और फिर अपने होटल लौट आई। होटल आने के बाद उसने सीमा को फोन किया और दिन भर के हालात की जानकारी दी, फिर नहाकर बिस्तर पर लेट गई। शिल्पा पहले भी कई बार बेंगलोर आ चुकी थी, लेकिन वो कभी अकेली नहीं आई थी। सुनील उसके साथ होता था और उसकी मौजूदगी उसे हमेशा सुरक्षित महसूस कराती थी। आज उसे हौसला देने के लिए उसके पास सुनील नहीं था। वह बिस्तर पर लेटी बहुत देर तक सोचती रही और फिर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसका कमरा होटल की 22वीं मंजिल पर था और यहाँ से पूरा शहर उसकी आंखों के सामने कालीन की तरह बिछा हुआ नजर आने लगा। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उसे बेहद अकेलापन महसूस हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि उस वक्त कोई उसके साथ होता, कोई ऐसा शख्स जिससे वो बात कर सके। वह चाह रही थी कि एक ऐसा घर हो जहां वो अभी जा सके, जहां शांति हो, बच्चे हो, एक पति हो, खुशियां हो। तभी अचानक शिल्पा के मन में एक ख्याल आया, महेश। शिल्पा का क्लासमेट उसी शहर में रहता था। ये उस समय की बात है जब शिल्पा 17 साल की थी और महेश लगभग 18 साल का होगा। और उस वक्त महेश शिल्पा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो एक आइडल था, वो उसका प्यार था, उसकी सोच थी और उन दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर शिल्पा की जिंदगी में सुनील की एंट्री हुई और सुनील के आने से महेश के साथ उसका रोमांस खत्म हो गया। सुनील ने उसे सबसे अलग कर दिया था, लेकिन इस बात का महेश पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। जिंदगी इसी तरह सफर करती रहती है। कुछ दिन बाद महेश की उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक और लड़की से दोस्ती हो गई। उस लड़की का नाम काजल था। 1 साल के भीतर महेश ने काजल से शादी कर ली और वे बेंगलोर चले गए। उसने अपने बिस्तर के पास से टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई। उसे महेश का नंबर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह अब डॉक्टर बन गया था। वो हमेशा कहता था कि उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की है और वो डॉक्टर बन गया था। टेलीफोन डायरी, क्लिनिक और घर दोनों के नंबर थे। क्या उसे महेश को फोन करना चाहिए, उसने सोचा। क्यों नहीं, आखिर उसे महेश की याद क्यों आई? क्योंकि वो अकेलापन महसूस कर रही थी। उसने घड़ी की ओर देखा। उस वक्त शाम के 5:30 बजे थे। उसने महेश के क्लिनिक का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। वो लड़की महेश की असिस्टेंट थी। उसने कहा कि डॉक्टर अभी बिजी है, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। शिल्पा ने अपना नाम बताकर उसे नंबर दे दिया। शिल्पा ने रिसीवर वापस रख दिया और फिर से बिस्तर पर लेट गई। उस समय वो महेश के बारे में सोच रही थी। इतने सालों में वो कैसा हो गया होगा। चमकते चेहरों पर वक्त इतनी धूल डाल देता है कि चेहरे पहचाने ही नहीं जाते। उसे याद आया कि महेश उन दिनों यूनानी देवता की तरह सुंदर हुआ करता था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार थी। साथ ही वह बेहद नरम दिल और खुश मिजाज इंसान था। उसने कभी भी शिल्पा के साथ अपने रिश्ते में हद से आगे जाने की कोशिश नहीं की थी, हमेशा दूरी बनाए रखी। और इसीलिए शिल्पा उसे आज भी याद करती थी। वो उसे भूल नहीं पाई थी। जीवन के हर मोड़ पर समझदार और अच्छे लोगों को याद किया जाता है। वो महेश के बारे में सोच रही थी, तभी फोन बजा। उसने जल्दी से रिसीवर उठा ली। दूसरी ओर महेश था। उसने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। शिल्पा, इस वक्त तुम्हें हमारे शहर में पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, महेश ने कहा। उसकी आवाज भी खुशी से कांप रही थी। कितने साल हो गए? हाँ, बहुत समय हो गया है महेश, शिल्पा बोली। और इस बीच कितना बदलाव हो चुका है। खैर, मैं यहाँ कल तक ही हूँ। मैं काम के लिए आई थी और अब मैं वापस जा रही हूँ। सुनील की मौत के बाद मैंने खुद को सामाजिक कामों के लिए समर्पित कर दिया है। देखो शिल्पा, मेरे क्लिनिक में एक आखिरी मरीज बचा है। तुम कौन सी होटल में रुकी हो मुझे बताओ। शिल्पा ने उसे होटल का नाम बताया। महेश ने कहा, तुम ऐसा करो,
होटल के बार में बैठ जाओ, मैं आधे घंटे में वहां पहुंचता हूँ। फोन रखने के बाद शिल्पा बाथरूम में घुस गई। वह तरोताजा होकर अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहती थी। नहाने के बाद वो अपने कपड़े बदलने लगी। तभी उसे डॉक्टर गुप्ता का ख्याल आया, जिन्होंने हमेशा उसे जिंदगी में वापस लौटने की सलाह दी थी, क्योंकि उनके अनुसार स्वस्थ जीवन का अर्थ ये था कि इंसान अपने मुखालिफ लिंग के प्रति आकर्षित हो। उनका मानना था कि विधवा होने के बाद औरत को ज़हनी तौर पर दूसरी शादी के लिए तैयार रहना चाहिए। वो मर्दों के बारे में भी यही कहा करते थे। उनका मानना था कि इंसानी जिस्म में कुछ ऐसे जज्बात होते हैं जिन्हें अगर दबाने की कोशिश की जाए तो वे दिमाग और सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। शिल्पा को फिर महेश का ख्याल आया। उसने आधे घंटे के अंदर आने को कहा था और अब लगभग आधा घंटा हो गया था। उसने जल्दी से कपड़े पहने, खुद को शीशे में देखा और होटल के बार में पहुंच गई, जहां महेश पहले से ही था। उसकी नजर लिफ्ट पर ही थी। वे दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन शिल्पा को लगा कि महेश के बर्ताव में कोई गर्मजोशी नहीं थी, एक रस्मीपन था। उसने शिल्पा का हाथ अपने हाथ में लेकर जोर से हिलाया और बोला, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वे दोनों एक मेज पर आकर बैठ गए। सालों बाद मुलाकात के बाद वो दोनों कुछ अजनबी सा महसूस कर रहे थे। इसी बीच एक वेटर टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। शिल्पा की पसंद जानते हुए महेश ने वेटर को ऑर्डर दिया। फिर उसने शिल्पा की ओर देखा और कहा, शिल्पा, तुम आज भी पहले जैसी खूबसूरत हो और तुम भी पहले जैसे ही हो, शिल्पा ने भी कहा। लेकिन वो मन ही मन महेश के पर्सनालिटी की सराहना किए बिना नहीं रह सकी। वक्त ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। उसकी स्किन वैसी ही थी, उसकी आंखें पहले जैसी ही चमकीली थी और उसकी खूबसूरती में कोई बदलाव नहीं आया था। वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। महेश ने खुद को इन दिनों शहर के सबसे मशहूर डॉक्टरों में से एक बताया। शिल्पा उसकी कामयाबी के बारे में सुनकर खुश हुई। फिर वेटर ने एक ट्रे में दोनों के लिए जूस लाकर उनकी मेज पर रख दिया। शिल्पा ने काजल के बारे में पूछा। महेश ने कहा, हम दोनों के बीच तलाक हो चुका है। क्या? ये सुनकर शिल्पा हैरान रह गई। तुम क्या कह रहे हो? वह बहुत खूबसूरत लड़की थी, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ था, महेश ने जवाब दिया। हमारी शादी सिर्फ 2 साल तक चली, फिर हम अलग हो गए। हमारा एक बेटा है, वो उसे अपने साथ गुजरात वापस ले गई। वो अब 20 साल का है और साल में सिर्फ एक बार मुझसे मिलने आता है। ये मेरी जिंदगी है। काजल से अलग होने के बाद मैंने फिर कभी शादी नहीं की और मैं अब तक अकेला हूँ। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, अब तुम मुझे बताओ। फिर धीरे से शिल्पा ने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सुनील की मौत के बाद के तमाम हालात, जब उसने आत्महत्या के बारे में सोचा तो उसकी कैफियत क्या थी। उसने नींद की गोलियां खाने से लेकर ब्लेड से आत्महत्या करने की बात तक सब कुछ बता दिया। उसने महेश से कुछ भी नहीं छुपाया था और उसे महेश को ये सब बताना बहुत अच्छा लगा। उनके बीच जमी बर्फ अब पिघल रही थी। दोनों की आंखों में चमक थी। दोनों एक दूसरे के दर्द में शरीक हो रहे थे। शिल्पा के चुप हो जाने के बाद महेश ने कुछ देर तक उसे गहरी आंखों से देखा, फिर कहा, तुम्हारी बदकिस्मती कुदरती है। इन हालात ने तुम्हें ऐसा बना दिया है, लेकिन मुझे तबाह करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शिल्पा ने हैरत से उसकी ओर देखकर कहा, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम सोच सकती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मैंने तुम्हारे साथ बेहतर जीवन का सपना देखा था। मैंने सोचा था कि तुम मेरी बीवी बनोगी, लेकिन हुआ क्या? तुमने किसी और से शादी कर ली और मैं टूट गया था। मैंने पहले अपने दिल का हाल कभी नहीं कहा था, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर तबाह हो गया था। उसी ज़हनी परेशानी में मैंने काजल जैसी लड़की से शादी कर ली। नतीजा ये हुआ कि आज मैं मायूसी की हालत में रह गया हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शिल्पा। लेकिन महेश, वो हमारा बचपन था। उस समय इतनी समझदारी नहीं थी। वो एक जज्बाती उम्र होती है। जिसके साथ सपने देखें उससे शादी करना जरूरी नहीं है। और अब वैसे भी वो कहानी खत्म हो चुकी है। मुझे अफसोस है शिल्पा कि मैंने ये सब कहा। प्लीज मेरे पागलपन के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे वो सब बातें नहीं करनी थी। उन दोनों के बीच खामोशी की एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई थी। शिल्पा का मन उस वक्त बहुत कुछ सोच रहा था। शायद उसे महेश से नहीं मिलना चाहिए था,
ये शख्स इतने सालों बाद अपने प्यार की कहानी बता रहा था, जबकि शिल्पा ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया था और वो था उसका पति सुनील। वो सुनील के अलावा किसी को नहीं जानती थी। उसकी सारी मोहब्बत, उसकी सारी खुशी अकेले सुनील के लिए थी। और अब महेश उसे अपनी कहानी बताते हुए क्या साबित करना चाहता था? वह इस शख्स को सुनील का दर्जा कैसे दे सकती है? एक बार डॉक्टर गुप्ता ने उससे कहा था कि फितरी तकाजों को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी सेहत का राज इन्हीं जज्बों में छुपा होता है। अगर इन जज्बों को दबाया जाए तो दिमाग और दिल के बीच में टकराव पैदा होता है और ये सेहत के लिए खतरनाक होता है। ये सब सोचते हुए अचानक उसके सर में शदीद दर्द होने लगा। उसे चक्कर से आने लगे। शायद दिल और दिमाग पर दबाव की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तुम क्या सोच रही हो शिल्पा? महेश ने पूछा। कुछ नहीं, शिल्पा ने कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो फिर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। महेश ने बिल दिया और शिल्पा को सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। वो चलते समय लड़खड़ा रही थी। उसे ऐसा लगा मानो पूरा होटल उसकी आंखों के सामने तैर रहा हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद यह महेश की नजदीकी का असर था या कुछ और, उसे समझ नहीं आया। महेश उसे लिफ्ट तक ले गया। लिफ्ट के अंदर वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शिल्पा को ऐसा लगा मानो उसके अंदर ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। क्या एहसास था वो? डॉक्टर गुप्ता सही थे। सचमुच इंसानी जिस्मों की कुछ मांगे हैं जो वक्त बीतने के साथ भी कम नहीं होती। महेश उसे कमरे में ले आया। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने शिल्पा को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। शिल्पा उस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि महेश के साथ होने उसकी यह हालत हो रही थी या ऐसा हर आदमी के साथ होता है। क्या एक मर्द और एक औरत के लिए ये जरूरी है? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उसका पति हो या उसका खोया हुआ प्रेमी या कोई ऐसा शख्स जिसे उसने कभी नहीं देखा हो, क्या सभी रिश्ते इसी एक जुनून के इर्द गिर्द घूमते हैं? जो भी हो, महेश उसके सामने बैठा था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी वो सबसे सुंदर आदमी था, ग्रीक देवता की तरह सुंदर। उसने देखा महेश की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। शिल्पा को ऐसा लगा जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भेड़िया हो, एक भेड़िया जिसने अपने शिकार को अपने सामने देखा है। उसके होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने नहीं कहा। शिल्पा को ऐसा लगा जैसे वो जानती है कि महेश क्या कहने वाला था। हर औरत जानती है कि ऐसे मौकों पर मर्द क्या कहते हैं। तभी महेश कुर्सी से उठा और उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी गर्मी शिल्पा को पिघला रही थी। तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो शिल्पा, महेश ने कहा। शिल्पा जिसका इंतजार कर रही थी वो लम्हा आ गया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो शिल्पा। ये अल्फाज दोबारा सुनाई दिए, लेकिन अब ये अल्फाज महेश ने नहीं कहे थे, बल्कि ये शिल्पा के दिमाग में गूंज रहा था। और वो आवाज उसके पति, उसके प्रेमी, उसके भगवान सुनील की थी। यही बात वो अक्सर शिल्पा से कहा करता था। सुनील, उसने मन ही मन उसे पुकारा। तुम कहाँ हो? मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है सुनील, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। शिल्पा, महेश ने उससे कहा। अब तुम क्या सोच रही हो? बस अपनी आंखें बंद कर लो और सब कुछ भूल जाओ। महेश की सांसों की गर्मी उसने अपने चेहरे पर महसूस की। शिल्पा ने आंखें खोली। महेश उस पर झुका हुआ था। अब उसके सामने एक अजनबी था, एक बिल्कुल अजनबी जो सुनील की यादों को भी उससे दूर ले जाना चाहता था। उसे ऐसे बेरहम शख्स के साथ नहीं होना चाहिए था। यहाँ से चले जाओ, वो अचानक चिल्लाई और महेश को दोनों हाथों से दूर धकेल दिया। मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ। महेश ने हैरत से उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या हुआ है शिल्पा? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। मैंने तुमसे कहा कि यहाँ से चले जाओ। शिल्पा बिस्तर से उतर गई। हालांकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। महेश ने कहा, शायद तुम होश में नहीं हो। नहीं, मैं अब पूरी तरह से होश में हूँ, बल्कि पहले से भी ज्यादा होश में हूँ, शिल्पा ने कहा। महेश बिस्तर से उठकर उसकी पास जाना चाहता था, लेकिन वो बाथरूम की तरफ भागी। बाथरूम में जाकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। शिल्पा को आवाज दी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला।
थोड़ी देर बाद महेश को एहसास हुआ कि अंदर क्या हो रहा है। खौफ और दहशत से उसकी आंखें फट गईं। इसके बाद उसने दोबारा शिल्पा को आवाज दी। इस बार जवाब में शिल्पा की अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, ऐसी आवाज जो मारे जाने वाले जानवर के गले से निकलती है। महेश समझ गया कि शिल्पा ने बाथरूम में किसी नुकीली चीज से खुद को मारना शुरू कर दिया है। उसने महेश को बताया था कि उसने कई बार खुद को ब्लेड से मारने की योजना बनाई थी और अब शायद वो उस पर अमल कर चुकी है। महेश बहुत ज्यादा डर गया था। उसने एक बार फिर शिल्पा को आवाज दी, लेकिन जवाब में शिल्पा की खरखराने की आवाज सुनाई दे रही थी। महेश दरवाजे से दूर चला गया। वह अपनी स्थिति समझ गया। उसका यहाँ पाया जाना अब उसके लिए बदनामी का कारण बन सकता था। उसने अपनी टाई ठीक की, अपना हुलिया सही किया, कमरे में लगे शीशे में खुद को देखा और कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाथरूम में गूंजती खरखराने की आवाज अब बंद हो गई थी। सुनील ने अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया था। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। शिल्पा ने अपना वादा निभाया था। उसने सुनील से वादा किया था कि वो सुनील के साथ जिएगी और उसके साथ ही मरेगी, और अब वो मरकर सुनील के पास हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। इस तरह उन दोनों का मिलाप हो गया था।